स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करके किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए हेडिंग बना लीजिए ईडीएम। ईडीएम जो टॉपिक है आपके सेमेस्टर के लिए थोड़ा खतरनाक साबित होता है, इसलिए कि कभी कभी 6 नंबर वाला एक थ्योरी इसी टॉपिक से रहता है और किस्मत बढ़िया रहने पर 2 ऑब्जेक्टिव भी इसी टॉपिक से रहता है। अगर किस्मत खराब है तब भी एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से कन्फर्म रहता है। ठीक है ना, तो इस टॉपिक को थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखेंगे और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखेंगे। ठीक है ना। हाँ, तो हेडिंग बना लिए होंगे ईडीएम। देखिए ईडीएम को फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है ना। हाँ, या कभी कभी ये लिखता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर, कुछ भी लिखता है। ठीक है ना। हाँ, या तो ये लिखेगा या तो ये लिखेगा। अगर ये नहीं लिखेगा तो कभी कभी इसी को लिखेगा मेजरमेंट, मीटर ना लिख कर क्या लिखेगा मेजरमेंट। ठीक है ना, तो दोनों ही सेम थिंग। ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग ये जान लेते हैं कि ईडीएम में करते क्या है। ठीक है ना, तो लिखेंगे ईडीएम, ईडीएम ब्लैक से लिखें। ईडीएम इज अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग the distance between two स्टेशन मतलब आप समझोगे पॉइंट, 2 स्टेशन और 2 पॉइंट। ठीक है ना, यूजिंग वेवलेंथ। ठीक है ना, वेव यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना। हाँ, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करके हम लोग जो डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे वो ईडीएम में ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। हाँ, देखिए ईडीएम को हम लोग जो यूज करते हैं जहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी वाला सर्वे वर्क की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो लिखेंगे ईडीएम मेथड is used where more accurate survey work is required and less time used। ठीक है ना, लेस टाइम यूज्ड, जहाँ पे आपको ज़्यादा एक्यूरेट सर्वे वर्क की ज़रूरत पड़ती है और समय बहुत कम है, तो वहाँ पे हम लोग क्या इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, कौन सा तरीके से मेजरमेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या वर्टिकल डिस्टेंस या किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो ईडीएम से ही मेजरमेंट करते हैं। ईडीएम अभी क्या होता है अभी समझाते हैं, थोड़ा सा कुछ पॉइंट को अपन नोट डाउन करने दीजिए। ठीक है ना। हाँ, देखिए ईडीएम का जो लिस्ट काउंट होता है या ईडीएम को जो एक्यूरेसी की बात किया जाए तो थोड़ा सा देख लीजिए। EDM is accurate up to 1 in 10 के पावर 5। कहने का मतलब हुआ ना, ऐसे लिख दो, 1 in 10 के पावर को खोल के लिख दो, 1 in 10 पर 5 1 पर 5 0। ठीक है ना, 10 के पावर 5 यही ना होता है। हाँ, यही तो होता है। कहने का मतलब हुआ ना कि अगर आप इतना डिस्टेंस मेजरमेंट किए, अगर आप इतना डिस्टेंस मेजरमेंट किए तो आपके एरर इतना आएगा, एरर इतना के आसपास आएगा। ठीक है ना। हाँ, अगर थोड़ा सा बात कर लिया जाए कि अगर आप 10 के पावर 5 मीटर अगर डिस्टेंस मेजरमेंट आपने किया, बड़े आराम से इसको समझ लीजिए। 1 in इतना का मतलब आप समझिए कि अगर आपने 10 के पावर 5 मीटर का डिस्टेंस का मेजरमेंट किया ना, तो उसमें जो एरर आएगा ना वो 1 मीटर आएगा। इस चीज़ को हम समझिए, यानी कहने का मतलब हुआ ना कि आपकी ये एक्यूरेसी है। क्या है? एक्यूरेसी है। फिर से इस चीज़ को यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर आपने कोई डिस्टेंस 10 के पावर 5 मीटर अगर मेजरमेंट किया ना, तो वहाँ पे आपकी गलती होने का जो चांस है यानी एरर होने का चांस है वो 1 मीटर होगा,
है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे और इसको अंडरलाइन भी करोगे। चलो, इतना बात तो आपको समझ आता है। तो ईडीएम कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करके डिस्टेंस को मेजरमेंट कर रहा होगा, जबकि यहाँ पे अपन लिखा है कि यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लुक लाइक कैसा होता है। हालांकि हम अपनी आंख से, यानी हम अपनी नेक्ड आंख से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए बहुत बड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो खैर, उसी को माइक्रोस्कोपिक व्यू को थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हेडिंग बना लीजिए, माइक्रोस्कोपिक व्यू। माइक्रो दिखाई पड़ रहा है ना, नहीं, और थोड़ा नीचे लिखते हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू, स्कोपिक व्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिखाई पड़ रहा ना, व्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो उसमें हम लोग को कुछ कंपोनेंट दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, जैसे में अगर बात किया जाए कि सपोज करिए कि ये आपकी कोई एक्सिस है और ये आपकी ये भी कोई एक्सिस है, ठीक है ना। हाँ, सीधा खिंचाओ, ठीक है ना, ये भी कोई एक्सिस है। अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो वेव कुछ इस फॉर्मेट में चलता है, चाहे वो वेव किसी भी टाइप का वेव हो, वेव तो इसी फॉर्म में चलता है ना। हाँ, अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इस फॉर्म में चलता है, तो बताइए कि सबसे जो टॉप पॉइंट होगा, ये जो सबसे जो टॉप पॉइंट होगा उसको बोलते हैं क्रिस्ट, ठीक है ना। और सबसे जो बॉटम पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ट्रॉ। क्या बोलते हैं, ट्रॉ। हालांकि ये बात आपने फिजिक्स में कभी भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। इसको भी क्या बोलते हैं, बोलो, अरे क्रिस्ट। और यहाँ से अगर ये वेव आगे पास करेगा, अगर ये वेव इस तरह से आगे पास करेगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, ट्रॉ होगा। क्या होगा, वो ट्रॉ होगा, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए, तो ट्रॉ क्रिस्ट के फॉर्म में अपन वेव फॉर्मेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, वेव। क्या बोलते हैं, ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखाया गया है ना, वो होगा आपको वेव, ठीक है ना। हाँ, अगर यहाँ पे जो एंगल होता है यहाँ पे 0 डिग्री होगा, यहाँ पे कितना होगा, 180 डिग्री होगा, यहाँ पे कितना होगा, बोलो, अरे 360 डिग्री होगा ना, यहाँ पे 540 डिग्री होगा। चलिए, इतना क्रिस्टल क्लियर है, तो जवाब आना चाहिए कि यस सर, क्रिस्टल तो क्लियर ही है, ठीक है ना। हाँ, तो जब इतना देखते हैं तो बहुत सारे वेव का कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, वेव का कंपोनेंट होता है। ये जो आपको है माइक्रोस्कोपिक व्यू, ये जो हम लोग देखें वो क्या देखें, वेव का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें, ठीक है ना। हाँ, तो इसके जो कंपोनेंट मिलेंगे वो वेव यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, अरे बोलो, अरे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या से रिप्रेजेंट करते हैं वो, लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रीक लेटर लेमडा है, उसी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। हाँ, या ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलेंगे वेवलेंथ। क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। वेवलेंथ कहने का मतलब एक वेव का कितना लेंथ होगा, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए, एक वेव का लेंथ को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्रिस्ट और ट्रॉ का सहारा लेते हैं। बोला यह जाता है कि दो लगातार क्रिस्ट के बीच का जितना डिस्टेंस होगा ना, उसी को बोलेंगे वेवलेंथ। या दो लगातार ट्रॉ के बीच का डिस्टेंस होगा ना, तो उसी को बोलेंगे हम लोग वेवलेंथ, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि दो लगातार क्रिस्ट या दो लगातार ट्रॉ के बीच का जितना डिस्टेंस होगा ना, वही डिस्टेंस को हम लोग को बोलेंगे वेवलेंथ, ठीक है ना। तो यहाँ से कंपोनेंट की अगर बात किया जाए, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कौन कौन से कंपोनेंट हम लोग को दिखाई पड़ा। तो सबसे पहला अगर सोचने के बाद हमको ये समझ आया कि सर हमको मिला वेवलेंथ। क्या मिला? वेवलेंथ, ठीक है ना। और वेवलेंथ को हम लोग प्यार से लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। काची से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लैम्डा कैसे लिखा था आप लोग समझ जाइएगा, इसी तरह से लैम्डा लिखा था, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए, तो लैम्डा को यानी वेवलेंथ को आप डिफाइन कर सकते हो। तो लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव क्रिस्ट और या ट्रॉ, दो लगातार क्रिस्ट या दो लगातार ट्रॉ। अरे हिंदी में क्रिस्ट को ही बोलते हैं श्रिंग और नीचे वाला को बोलते हैं गर्त। अरे हिंदी में गर्त बोलते हैं और इसका बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष या श्रिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ यार, इसी को बोलते हैं क्रिस्ट और ट्रॉ, ठीक है ना। हाँ, तो उसको डिफाइन कर दो वेवलेंथ का। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रॉ या टू कंसेक्यूटिव क्रिस्ट कॉमा इज नोन एज छोटा छोटा दिखाई पड़ रहा, इज नोन एज वेवलेंथ, ठीक है ना। हाँ, देखिए वेवलेंथ के बाद एक चीज और देख रहे हैं कि वेव तो आगे बढ़ रहा होगा ना। हाँ, वेव तो आगे बढ़ रहा होगा, लेकिन जब वेव आगे बढ़ रहा होगा, यहाँ से वेव निकल रहा है और वेव आगे बढ़ रहा है। माइक्रोस्कोपिक व्यू से यही देख रहे हैं कि यहाँ से वेव निकल रहा है और वेव आगे बढ़ रहा है, वेव आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग ऑब्जर्व क्या करेंगे कि एक पॉइंट से एक सेकेंड में कितना वेव आगे बढ़ रहा है। हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि किसी एक पॉइंट से एक सेकेंड में कितना वेव आगे बढ़ रहा है। जितना वेव आगे बढ़ेगा ना एक सेकेंड में, वही हो जाएगा वो वेव की फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो यहाँ से एक और टेक्निकल टर्म निकलेगा, यानी एक कंपोनेंट और मिलेगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी को म्यू से सूचित करते हैं। काजी से? म्यू से। इसको म्यू ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसे म्यू लिखते हैं। भी टाइप का होता है, थोड़ा सा शकल सूरत बर्बाद करके भी के लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए फ्रीक्वेंसी का लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ वेव passing through a particular point। किसी पार्टिकुलर पॉइंट से अगर जितना नंबर ऑफ वेव पास करेगा, कितना में? इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में। अगर एक सेकेंड में अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट से जितना वेव पास करेगा ना, वही हो जाएगा उसकी क्या? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमने एक पॉइंट को यहाँ पे हिट किया, बोला ये पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट से देख रहे हैं कि एक सेकेंड में चार वेव आगे बढ़ा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी, ठीक है ना। अगर क्या देखेंगे कि अगर एक सेकेंड में 10 गो पार हुआ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10। जैसे ना बोलते हैं कि हमारे इंडिया में जो एसी सप्लाई होती है वो कितना हर्ट्ज का होता है, तो बोला जाता है कि 50 हर्ट्ज का। इसका मतलब क्या समझे कि अपन इंडिया जो सप्लाई जो होती है, जो एसी करेंट, उसकी जो वेव होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का मतलब कि किसी एक पॉइंट को मार्क करके देखेगा ना, तो वहां से एक सेकेंड में 50 वेव आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। हाँ, यही होती है इसका मतलब, ठीक है ना। हाँ, देखिए कि अगर इसकी वेवलेंथ की अगर यूनिट की बात किया जाए, तो इसकी यूनिट जो होती है वो मीटर होती है। क्या होती है? मीटर। ऐसा यूनिट की बात किया जाए, ऐसा यूनिट मीटर होती है। बाद बाकी और कौन दूसरा यूनिट सेंटीमीटर, एंगस्ट्रम, जो भी है वो लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर इसकी ऐसा यूनिट की बात किया जाए, तो इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो हर्ट्ज होती है। क्या होती है? हर्ट्ज होती है, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझ सकते हो। बाद बाकी अदर यूनिट किलो हर्ट्ज लिखो, मेगा हर्ट्ज लिखो, गीगा हर्ट्ज लिखो, जो मनाता है वो हर्ट्ज लिखो, ठीक है ना। लेकिन जो हम लोग बात करेंगे यूनिट की, तो वो ये होती है, ठीक है ना। हाँ, चलिए, इतना बात तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा, लेकिन एक बात और समझ आता है, थोड़ी सी बात यहाँ पे जान लेना है वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी या कभी कभी स्पीड भी बोल दो यार, स्पीड और स्पीड या वेलोसिटी यहाँ पे सेम थिंग है, ठीक है ना। यहाँ पे स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, दोनों सेम चीज मान के चलेंगे। पूरा फिजिक्स वो सब टाइप के नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, इसको भी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको कैसे डिफाइन कर दो? तो इसको मैथमेटिकली डिफाइन कर दो, द प्रोडक्ट ऑफ
द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी कॉमा इज नोन एज, सब में इज नोन एज लगा देना, छूट रहा आप लगा दो, इज नोन एज वेलोसिटी, ठीक है ना। हाँ, उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी की अगर बात किया जाए तो वेलोसिटी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी भी बराबर क्या लिख सकते हैं, न्यू इंटू लेमडा। यही तो हुआ। देखिए यही चीज़ को आप समझ लोगे, भी बराबर न्यू इंटू लेमडा, भी बराबर न्यू इंटू लेमडा, भी बराबर न्यू इंटू लेमडा। चलो वेलोसिटी का यूनिट की बात किया जाए, तो मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है ना। हाँ, देखिए इतना समझने के बाद एक नोट पॉइंट के तौर पर आपको समझ आना ही चाहिए। इधर तो दिखाई पड़ रहा है नहीं, इधर एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहीं पे एक नोट पॉइंट लिखते हैं, जो कि अपन की कौन कलर से लिखें, ब्लैक कलर से लिखेंगे, चूँकि क्लियर विजन होगा, ठीक है ना। एक नोट पॉइंट लिखेंगे कि जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ईडीएम में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज करते हैं इन जनरली, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 3 इंटू, देखो फिजिक्स में ऐसे नहीं लिखा जाता, 3 इंटू 3 के पॉइंट बाद 0 लिख दिया जाता है, ठीक है ना। हाँ, चूँकि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में हम लोग को यही चीज़ सिखाया जाता है, ठीक है ना। 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना, ये इसकी वेलोसिटी होती है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर वेलोसिटी की थोड़ा बहुत बात करेंगे ना, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी के, तो आपको हर हाल में याद रहना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होना चाहिए वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट ईडीएम में जो बनाएंगे ना, उसमें क्या करेंगे कि अलग अलग क्या वेलोसिटी भेज करके अवधि करेंगे, मतलब अलग अलग वेलोसिटी मतलब चेंज करके भी आप मतलब उस इंस्ट्रूमेंट को डेवलप कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात किया जाएगा, जब कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात किया जाए, तो आप लोग मोटा मोटी बात समझना होगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो एक नोट पॉइंट ये वाला याद रखिएगा, और एक नोट पॉइंट आप ये वाला याद रखिएगा, ठीक है ना। अभी तक जो याद रखने वाली बात यही रही है, ठीक है ना। हाँ, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो ईडीएम होता है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो हम लोग फ्रेश हेडिंग बना लेंगे, ईडीएम प्रिंसिपल ऑफ, ब्लू से लिख देते हैं, ब्लैक से तो लिखना होगा, प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम। ईडीएम दिखाई नहीं पड़ रहा, रुकिए इसको इरेज कर देते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम, ठीक है ना। हाँ, देखिए प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम को पहले हम लोग समझ लेते हैं, समझ लेंगे तो प्रिंसिपल लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। हाँ, देखिए इधर थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, है ना। हाँ, ये सारे टर्म को हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं। आप लोग छाप लीजिए होंगे, ठीक है ना। हाँ, पीछे करके आप लोग रोक के छाप लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम को पहले हम लोग समझ लेंगे, पॉज करके करने के बाद अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम को एक डायग्राम के हेल्प से समझ लेते हैं, और उसके बाद सारे थ्योरी को लिख देंगे, ठीक है। हाँ, एक इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे अपन सेटिंग किया, एक इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे अपन क्या किया बउआ, सेटिंग किया, ठीक है ना। हाँ, ये आपकी क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। अब इस इंस्ट्रूमेंट से देखने के लिए कहीं ना कहीं एक टारगेट पॉइंट को सेटिंग करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपको टारगेट, और इस टारगेट में हम लोग को क्या रहता है, एक प्रिज्मेटिक अरेंजमेंट लगाया रहता है। कैसा अरेंजमेंट लगाया रहता है भाव, प्रिज्मेटिक अरेंजमेंट, प्रिज्मेटिक
प्रिज्मेटिक अरेंजमेंट लगाया जाता है। प्रिज्मेटिक अरेंजमेंट का काम क्या होता है, तो वेव का रिफ्लेक्ट करना, यानी रिफ्लेक्टर का काम करता है, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। यहाँ से जो वेव आएगा, यहाँ से जो वेव जाएगा, यहाँ से जो वेव जाएगा उस वेव को क्या करता है बउआ, रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ से जो वेव जाएगा ना उस वेव को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। बड़ा आसान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस वेव को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से जो वेव जाएगा ना, यहाँ से जो वेव जाएगा उस वेव को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके यहाँ पहुँचाता है, ठीक है ना। हाँ, रिफ्लेक्ट करके यहाँ पहुँचाता है, ठीक है ना। हाँ, तो बड़ा आसानी से समझिए कि यहाँ से सबसे पहला काम क्या होता है, जनरेशन होता है। क्या होता है, जनरेशन, जनरेशन, ठीक है ना। जनरेशन का मीनिंग एक बार देख लीजिएगा, यानी जनरेशन किसका होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेशन होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेशन होता है तो दो टाइप्स के वेव होते हैं, एक को बोलते हैं कैरियर वेव, एक को बोलते हैं कैरियर वेव, और एक को बोलते हैं मेजरिंग वेव, मेजरिंग वेव, ठीक है ना। हाँ, दो तरह का वेव जनरेट होता है, एक को बोलते हैं कैरियर वेव और दूसरे को बोलते हैं मेजरिंग वेव। अब बात आती है कि जब यहाँ से जनरेट होते हैं ना तो इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी लो होती है और हमको हाई फ्रीक्वेंसी करके भेजना होता है। तब क्या करते हैं, ये दोनों वेव को एक साथ मिलाते हैं और फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव को बढ़ाते हैं। तो जब दोनों को मिलाते हैं ना तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन, ठीक है ना। हाँ, दोनों को जब मिलाते हैं तो सुपरपोजिशन कहते हैं, और दोनों को मिला करके जब फ्रीक्वेंसी को हाई कर देते हैं तब उस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। हाँ, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे जो मॉड्यूलेशन की प्रोसेस किए उसमें फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किए। किसको इंक्रीज किए, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किए। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके हम लोग मॉड्यूलेशन किए, ठीक है ना। तो मॉड्यूलेशन यहाँ पे देखिए, मॉड्यूलेशन प्रोसेस यहाँ ऊपर तो नहीं दिखाई पड़ रहा, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके हम लोग क्या किए, मॉड्यूलेशन किए। मॉड्यूलेशन कहने का मतलब कैरियर वेव और मेजरिंग वेव दोनों को मिला दिए, फ्रीक्वेंसी को क्या करके, हाई करके, इंक्रीज करके, ताकि हमारा वेव आसानी से आगे बढ़ सके, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझिए। मॉड्यूलेशन भी दो तरह का होता है। मॉड्यूलेशन की अगर बात किया जाए, मॉड्यूलेशन की अगर बात किया जाए तो मॉड्यूलेशन भी दो तरह का होता है, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन। बड़ा आराम से इस चीज़ को समझिए कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, दूसरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। तो हम लोग को ईडीएम में सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये सारे रे के लिए ये मॉड्यूलेशन सही नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं ताकि सारे टाइप्स के रे के लिए ये वैलिड होता है। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ईडीएम में जो मॉड्यूलेशन करते हैं वो कौन सा मॉड्यूलेशन होता है, तो बोलेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। कौन सा मॉड्यूलेशन बाबू बोलेगा, तो बोलेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। दिखाई पड़ रहा ना, नहीं दिखाई पड़ रहा। मान लीजिए कि यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हम लोग मॉड्यूलेशन करेंगे ईडीएम में, वो कौन सा मॉड्यूलेशन करेंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इस बात को ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। मॉड्यूलेशन का एक यहाँ पे फिगर अटैच कर दे रहे हैं, आप इस फिगर को बड़े ध्यान से समझ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ,
देखिए पहला काम क्या था बउआ, अपन पहला काम यहाँ पे किया जनरेशन, क्या किया, जनरेशन, वेव का जनरेट कर लिए, क्या कर लिए, उत्पन्न कर लिए वेव का, किसका उत्पन्न कर लिए, वेव का। उसके बाद हम लोग को क्या प्रोसेस हुआ, मॉड्यूलेशन, क्या प्रोसेस हुआ बउआ, मॉड्यूलेशन, कौन सा मॉड्यूलेशन, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से वेव को आगे भेज देते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन, क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन, ठीक है ना, ट्रांसमिशन, इस चीज़ को ट्रांसमिशन, ठीक है ना, हाँ, यहाँ से वेव को आगे भेजते हैं। ट्रांसमिशन के बाद यहाँ पे जैसे ही प्रिज्म में इंटर करता है वेव, तब उसको बोलते हैं प्रोपागेशन, ठीक है ना, हाँ। और प्रोपोगेशन होने के बाद क्या होता है, यहाँ से वेव क्या होता है, यहाँ से वेव क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो अगला प्रोसेस होता है रिफ्लेक्टर, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन, अगला प्रोसेस क्या होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है कि डीमोडुलेशन होता है, क्या होता है, सॉरी, रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन कहने का मतलब वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के फिर से यहाँ अपने वापस रास्ता में लौट जाता है। जैसे नहीं, शादी होने के बाद एक रिसेप्शन का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना, हाँ, मतलब रिसेप्शन कहने का मतलब वहाँ से फिर से लौट रहा है, क्या कर रहा है, लौट रहा है, उसी को बोल रहे हैं रिसेप्शन, ठीक है ना, हाँ। रिसेप्शन के बाद अब क्या होगा कि जो दोनों वेव को, कैरियर वेव और मेजरिंग वेव को एक और नाम से जानते हैं सिग्नल वेव भी इसको बोलते हैं, सिग्नल वेव, मेजरिंग वेव को ही बोलते हैं सिग्नल वेव। अब क्या होगा, यहाँ पे फिर से मॉड्यूलेशन जो किए थे, अब इंस्ट्रूमेंट जो है वो फिर से डीमॉड्यूलेट खोजेगा, ठीक है ना, हाँ, तो यहाँ से डीमॉड्यूलेशन करेंगे, ठीक है ना। जो वेव को हम एक साथ मिलाए थे वो वेव को अब अलग अलग करेंगे, तभी ये इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, उसको डिकोड कर पाएगा, पहचान पाएगा, ठीक है ना, हाँ। तो जो हमने मिलाए थे उसको फिर से हम अलग करेंगे, तो जो मिलाए थे तो उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन, और फिर से जो अलग करेंगे उसको बोलेंगे डीमॉड्यूलेशन। एक बात हम ध्यान दीजिए, मॉड्यूलेशन का मतलब मिलाना और डीमॉड्यूलेशन कहने का मतलब फिर से अलग करना, सेपरेट करना। तो डीमॉड्यूलेशन में भी क्या होगा, अलग हो जाएगा, कैरियर वेव अलग हो जाएगा और सिग्नल वेव अलग हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ, कैरियर वेव अलग हो जाएगा और सिग्नल वेव अलग हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ। इस चीज़ को आप समझिए, और यहाँ से सिग्नल वेव को इंस्ट्रूमेंट क्या कर लेगा, डिकोड कर लेगा, और यहाँ पे आपको रीडिंग कुछ शो होने लगेगा, ठीक है ना, हाँ। तो बड़े आराम से यहाँ पे समझिए कि यहाँ से सबसे पहला काम क्या हुआ, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जनरेशन हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो जनरेशन हुआ उसमें कैरियर वेव का भी जनरेट किया गया और मेजरिंग वेव का भी जनरेट किया गया। दोनों को मिला करके हम लोग जो मिलाएं उस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन, और मॉड्यूलेशन कैसा किए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किए। उसके बाद हम आगे भेज दिए वेव को, जिसको बोल रहे हैं ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन के बाद जैसे ही आ गया तो प्रिज्म के अंदर इंटर किया, उसीलिए उसको बोलते हैं प्रोपिगेशन, और प्रोपिगेशन के बाद प्रिज्म में जाने के बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, इसीलिए बोले रिफ्लेक्टर, और रिफ्लेक्शन होने के बाद फिर से अपने ही रास्ता में पीछे लौट रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिसेप्शन। और रिसेप्शन के बाद फिर से क्या किए, डीमॉड्यूलेशन किए। डीमॉड्यूलेशन इसलिए किए क्योंकि दोनों वेव को मिला दिए थे, अब दोनों वेव को अलग अलग करेंगे तभी तो ये इंस्ट्रूमेंट डिकोड कर पाएगा, इसीलिए यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन की काम किया जाता है। अरे नहीं, रेडियो ऑडियो वेव में क्या होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अलग फ्रीक्वेंसी में बोले, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जैसे मोबाइल से किसी को बात करना है ना, हाँ, जैसे मोबाइल से हम अलग फ्रीक्वेंसी में हम यहाँ से मॉड्यूलेट की, मतलब अलग फ्रीक्वेंसी में निकाले आवाज़ को,
अब वो क्या हुआ, वहाँ पे मॉड्यूलेट होकर दूसरा फ्रीक्वेंसी में चल गया, फिर अगला जगह मॉड्यूलेट होकर अलग फ्रीक्वेंसी में जाएगा, फिर अगला जगह मॉड्यूलेट होकर अलग फ्रीक्वेंसी में जाएगा। इस तरह से मॉड्यूलेशन की प्रोसेस चलते रहती है, ठीक है ना। हाँ, तो मॉड्यूलेशन कहने का मतलब दो वेव को मिलाना, और डीमॉड्यूलेशन कहने का मतलब यहाँ पे समझेंगे दो वेव को अलग करना, ठीक है ना। और सिग्नल वेव जैसे ही यहाँ पे आएगा तो हमारा यहाँ पे डाटा कुछ रीडिंग शो करेगा, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए कि यहाँ से वेव को यहाँ तक पहुँचने में और यहाँ पहुँचने के बाद फिर से यहाँ तक वापस आने में कुछ समय लगा होगा कि नहीं, तो जवाब आना चाहिए कि यस सर समय लगा हुआ होगा, ठीक है ना। हाँ, और जो आप वेव का यूज कर रहे हो, जो आप वेव का यूज कर रहे हैं उस वेव की आपको वेलोसिटी पता है। बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी कितना है, तो 3 × 10⁻⁸ कितना होता है, 8। 3 × 10⁸ होता है। बड़े आराम से समझिए, हम लोग क्या जानते हैं, वेलोसिटी बराबर हम लोग जानते हैं या स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, जो भी समझो, ठीक है ना। हाँ, अब बताइए कि वेलोसिटी तो आपको नोन रहेगा, ये डाटा क्या है, नोन रहेगा, क्योंकि कौन सा वेव का यूज कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी तो नोन रहेगा ना। हाँ, अब बताओ कि यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से वापस इंस्ट्रूमेंट तक आने में कोई टाइम का रीडिंग इंस्ट्रूमेंट में से सेव होगा ना, रिकॉर्ड करेगा ना, तो वो टाइम भी आपको पता रहेगा, ठीक है ना। यानी टाइम भी नोन रहेगा और वेलोसिटी भी नोन रहेगा। देखिए टाइम भी आपको नोन रहेगा और वेलोसिटी भी नोन रहेगा। अब बताओ कि अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता करना है ना, इस इंस्ट्रूमेंट से इस इंस्ट्रूमेंट के बीच का डिस्टेंस पता करना है, यानी स्टेशन इसको अगर ए बोले और इसको स्टेशन बी बोले, तो स्टेशन ए से स्टेशन बी के बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो बताओ कि एक बार यहाँ से जाने में डी कवर किया होगा और एक बार फिर से वापस आने में डी कवर किया होगा। फिर से समझ लीजिए, वेव एक बार यहाँ से टारगेट तक पहुँचने में डी डिस्टेंस कवर किया होगा और टारगेट से वापस आने में इंस्ट्रूमेंट तक भी डी कवर किया होगा। यानी अगर टोटल डिस्टेंस की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा बउआ, तो सर 2D हो जाएगा। यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2D। क्या हमको दुगना डिस्टेंस निकालना है, नहीं, सिर्फ D निकालना है। तो यहाँ से D बराबर हो जाएगा V × T/2। यानी यही प्रिंसिपल का यूज करके पूरा EDM का वर्क करता है, ठीक है ना। EDM का जितना भी इंस्ट्रूमेंट है सब यही प्रिंसिपल पर काम करता है। क्या आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत होगी, नहीं, वहाँ पे एक प्रोसेसिंग डिवाइस लगे होते हैं और उस प्रोसेसिंग डिवाइस से क्या होता है, ऑटो कैलकुलेट हो जाता है। आपको सिर्फ डिस्टेंस अपीयर होगा डिस्प्ले पर, ठीक है ना। उम्मीद है इतना बात क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा और एनिमेशन से भी क्लियर हुआ होगा। हम लोग को जो याद रखने वाली बात ये है कि बताओ कि जो यहाँ पे सबसे पहला काम EDM में क्या होता है, तो आप लोग नींद में भी रहेंगे तो बोलेंगे सर जेनरेशन। क्या बोलेंगे, जेनरेशन की मीनिंग देख लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, मॉड्यूलेशन। क्या होता है, मॉड्यूलेशन। उसके बाद क्या होता है, मॉड्यूलेशन के बाद क्या होता है बउआ, अरे बोलो, मॉड्यूलेशन के बाद सर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के बाद क्या होता है सर, प्रोपगेशन के बाद यहीं पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है बउआ, रिफ्लेक्शन के बाद रिसेप्शन होता है और रिसेप्शन के बाद क्या होता है बउआ, सर डीमॉड्यूलेशन होता है। मॉड्यूलेशन को चेंज करेंगे डीमॉड्यूलेशन, और डीमॉड्यूलेशन के बाद क्या होगा, डायरेक्ट आपको डिस्टेंस मेजरमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखने वाली बात सिर्फ यही है, यही आपका प्रिंसिपल है। अगर प्रिंसिपल की बात किया जाए तो कुछ नहीं है, यही प्रिंसिपल है। इसी को आप लैंग्वेज के फॉर्म में आप बना करके लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपको प्रिंसिपल ऑफ EDM।
बस प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम में कुछ नहीं है, जो अपन बात समझाया वही चीज़ को लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इधर कोई करते हैं पॉज करके इरेज, और उसके बाद हम अभी लिख के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल को लिख देते हैं। कुछ नहीं है, जो अभी समझा उसी को लिख देते हैं, ठीक है ना। हाँ, इन ईडीएम इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर generated modulated transmitted and propagated they are reflected from target, from at point या from at point भी लिख सकते हैं। तो from a point मतलब क्या, टारगेट पॉइंट, ठीक है ना। कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा बाबूआ, तो टारगेट पॉइंट से, ठीक है ना। एंड रिफ्लेक्ट करने के बाद एंड क्या होगा, रिसेप्शन कॉमा डीमोडुलेशन। रिसेप्शन के बाद क्या होगा, डीमोडुलेशन एंड फाइनली डीमोडुलेटेड वेव received by the इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या होगा, रिसीव करेगा, ठीक है ना। हाँ, बड़ा आसानी से, कुछ नहीं कहें, ठीक है ना। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट था और उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या हो रहा था, वेव को जनरेट हो रहा था, उसके बाद डीमोडुलेशन हो रहा था, उसके बाद ट्रांसमिशन हो रहा था, उसके बाद प्रोपिगेशन हो रहा था, उसके बाद रिफ्लेक्शन हो रहा था, उसके बाद रिसेप्शन हो रहा था, उसके बाद डीमोडुलेशन हो रहा था, और लास्ट में इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा था, डिस्टेंस को मेजरमेंट कर ले रहा था, ठीक है ना। हाँ, तो यही बात लिखेंगे, द टोटल टाइम, या लिखेंगे द टोटल टाइम टेकन बाय द वेव इंस्ट्रूमेंट स्टेशन टू टारगेट स्टेशन एंड टारगेट स्टेशन टू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, ना। टोटल टाइम टेकन क्या करेगा, टोटल टाइम को कंसीडर कर लेगा ये, यानी टोटल टाइम टेकन बाय द वेव इंस्ट्रूमेंट स्टेशन टू टारगेट स्टेशन एंड टारगेट स्टेशन टू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड रिकॉर्ड इन इंस्ट्रूमेंट, और कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, इंस्ट्रूमेंट में रिकॉर्ड होगा। एंड फाइनली ऑटोमेटिक कैलकुलेट या कैलकुलेटेड
डिस्टेंस। फाइनली क्या होगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है ना। हाँ, कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, तो d बराबर v इंटू टी बट्टा 2 से, ठीक है ना। ये वाला प्रोसेस अपने आप होता है इस इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है ना। हाँ, जो कौन इंस्ट्रूमेंट में, तो जो इंस्ट्रूमेंट ईडीएम के प्रिंसिपल पर काम करता है। अभी तक तो हम लोग ये सीखे कि ईडीएम का ये प्रिंसिपल है, अभी तक हम लोग ये नहीं सीखे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो ईडीएम का प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है ना। हाँ, तो उम्मीद है इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। आप लोग को जो याद रखने वाले बात है ये वाला है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे आप लोग को लैंग्वेज ये सब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वाला मेन बात है, ऑब्जेक्टिव पकड़ आएगा। सबसे पहला काम आप लोग को याद आ रहा होगा कि सर जनरेशन होता है, उसके बाद वाली काम होता है सर मॉड्यूलेशन होता है, उसके बाद वाली काम होता है ट्रांसमिशन, उसके बाद वाला काम होता है प्रोपागेशन, उसके बाद वाला काम होता है रिफ्लेक्शन, उसके बाद वाला काम होता है रिसेप्शन, और उसके बाद वाला काम होता है डीमोडुलेशन, और लास्ट में रिसीव करके डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, डिस्टेंस कैलकुलेट करके बता देता है। अब जो हम लोग बात करेंगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट, अब हम लोग इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे इस प्रिंसिपल पर, ईडीएम के प्रिंसिपल पर अब हम लोग इंस्ट्रूमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, हम लोग इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन ईडीएम प्रिंसिपल, ठीक है ना। ईडीएम के प्रिंसिपल पर इंस्ट्रूमेंट जो काम करता है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जो ईडीएम के प्रिंसिपल पर काम करता है ना, वो इंस्ट्रूमेंट में कुछ सॉफ्टवेयर ऐड किया रहता है। क्या सॉफ्टवेयर क्या ऐड किया रहता है, वो कुछ सॉफ्टवेयर ऐड किया रहता है, ठीक है ना। हाँ, और वो सॉफ्टवेयर की अगर बात किया जाए तो इन जनरली जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है हार्डवायर्ड एल्गोरिदम, और एक होता है सॉफ्ट वायर्ड एल्गोरिदम, ठीक है ना। दो तरह का सॉफ्टवेयर होते हैं इन जनरली इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है ना। एक हार्ड वायर्ड एल्गोरिदम और दूसरा सॉफ्ट वायर एल्गोरिदम। तो जो हम लोग को यहाँ पे ईडीएम में जो इंस्ट्रूमेंट बनता है उसमें हार्ड वायर्ड एल्गोरिदम का यूज करते हैं। देखिए ये सब जितना बताया जा रहा है सारे ऑब्जेक्टिव लाइक बताया जा रहा है कि जो ईडीएम में जो सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं वो कैसा सॉफ्टवेयर होता है, तो हार्ड वायर एल्गोरिदम का यूज होता है, ठीक है ना। हार्ड वायर एल्गोरिदम कहने का मतलब क्या होता है कि जो सिस्टम एक बार इंस्ट्रूमेंट में इंस्टॉल कर दिया वो वैसा ही रहेगा, फील्ड में चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर सॉफ्ट वायर्ड एल्गोरिदम रहेगा ना तो वो फील्ड में भी जाने के बाद उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, जैसे कि वहाँ पे जब इंस्ट्रूमेंट लेकर जाओगे फील्ड में तो उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, जो पहले से है वही सिस्टम रहेगा, फंक्शन को तुम चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहेगा ना जिसको फंक्शन को आप चेंज कर सकते हो, तो वो हो गया सॉफ्ट वायर एल्गोरिदम जिसमें फंक्शन चेंज हो जाएगा, और हार्ड वायर एल्गोरिदम में फंक्शन चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होता है किसमें, तो ईडीएम वाले इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है ना। हाँ, तो हार्ड वायर एल्गोरिदम के बेस पर हम लोग को ईडीएम में सॉफ्टवेयर डाला जाता है, ठीक है ना। हाँ, एक बात बताइए कि यहाँ से जो इंस्ट्रूमेंट है वो वेव के फ्रीक्वेंसी रेंज, वेव के यानी फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार पर इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया गया। तो फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार पर जो इंस्ट्रूमेंट था वो तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया गया, ठीक है ना। एक इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया गया जिसको बोलते हैं टेल्यूरोमीटर, ठीक है ना। और एक इंस्ट्रूमेंट को जो डेवलप किया गया उसको बोलते हैं जियोडीमीटर, और एक होता है
इलेक्ट्रोमेट, ठीक है ना। हाँ, ये 3 तरह का फ्रीक्वेंसी रेंज के बेसिस पर इंस्ट्रूमेंट बनाया गया। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो ईडीएम के प्रिंसिपल पर काम करता है। किस प्रिंसिपल पर काम करता है बाबू? ईडीएम के प्रिंसिपल पर काम करता है। टेलीरोमीटर जो होता है इसमें जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, इस इंस्ट्रूमेंट में जो फ्रीक्वेंसी यूज करता है, फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है वो होता है 3 से 30 जी हर्ट्ज, 30 से 30 गीगा हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, ठीक है ना। यहाँ पे जीओडी मीटर जो इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया है ईडीएम के प्रिंसिपल पर, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है वो होता है 5 × 10⁻15 या कभी कभी 14 लिखता है, 14 हर्ट्ज की होती है, ठीक है ना। और ये डिस्टोमेट में जो फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है 3 × 10⁻14 हर्ट्ज होती है, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, ठीक है ना। हाँ, अब बताओ, इतना रेंज वाले फ्रीक्वेंसी वाले को हम लोग बोलते हैं माइक्रोवेव। क्या बोलते हैं बाबूआ? माइक्रोवेव। क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव, ठीक है ना। इतना रेंज वाले फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम लोग विजिबल लाइट। क्या बोलते हैं? विजिबल, विजिबल लाइट। और इतना रेंज वाले फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम लोग इंफ्रारेड। क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, ठीक है ना। हाँ, देखिए ये जो जीओडी मीटर जो इंस्ट्रूमेंट था वो जो डेवलप किया गया था 1937 ईस्वी में। कहने का मतलब आज़ादी की पहले ही ये इंस्ट्रूमेंट डेवलप हो चुका था, लेकिन हम लोग के दुर्भाग्यवश एडवांस सर्वे के नाम से और अभी बढ़ा रहा। सोचो कितना पुराना इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन अभी भी इसकी यूज हम लोग बहुत कम करते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। इसमें विजिबल लाइट का यूज करते हैं। कौन सा लाइट का यूज करते हैं? विजिबल लाइट का यूज करते हैं, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे माइक्रोवेव का यूज करते हैं। काची का यूज करते हैं? माइक्रोवेव का यूज करते हैं। किस इंस्ट्रूमेंट में? टेलीरोमीटर इंस्ट्रूमेंट में। और एक डिस्टोमेट है जिसमें इंफ्रारेड का यूज करते हैं। देखिए ये इसकी जो लिमिटेशन होती है वो 30 से 80 किलोमीटर तक आसानी से इसकी रेंज पहुंच सकती है, ठीक है ना। इसमें क्या होती है? इसमें जो रेंज होती है वो 3 से 5 किलोमीटर तक आसानी से इसकी रेंज पहुंच सकती है। यहाँ पे क्या होती है? बहुत हुआ ना था 800 से 1000 मीटर तक, यानी 800 मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक ही रेंज पहुंच सकती है, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो। देखो, सबसे पुराना है जीओडी मीटर्स, यानी सबसे पहले बना था कौन सा इंस्ट्रूमेंट? ईडीएम के प्रिंसिपल पर जीओडी मीटर ही बना था, ठीक है ना। हाँ, इसकी एक लिमिटेशन थी कि ये सिर्फ और सिर्फ नाइट में ही काम करता था। क्या करता था? नाइट में ही जो वर्क करता था, वर्क ओनली ऑन नाइट। ये रात में ही सिर्फ वर्क करता था। इसकी एक लिमिटेशन है, दिन में इससे काम नहीं होता था, ठीक है ना। हाँ, टेलीरोमीटर इंस्ट्रूमेंट था वो दिन और रात दोनों में वर्क करता था, डे और नाइट दोनों में काम करता था। टेलीरोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो दिन और रात दोनों में वर्क करता था, जबकि जीओडी मीटर इंस्ट्रूमेंट है वो ओनली रात में वर्क करता था, ठीक है ना। हाँ, बड़े आराम से देखिएगा कि टेलीरोमीटर में एक बैटरी लगाया जाता है, बाहर से एक बैटरी लगाया जाता है, ठीक है ना। टेलीरोमीटर में एक बाहर से बैटरी लगाया जाता है और इस बैटरी का वोल्ट रेंज जो होता है ना वो होती है 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की हो सकती है, ठीक है ना। हाँ, और लाइट वेट होती है, बहुत हल्का वेट की बैटरी इसमें लगाया जाता है। इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। हाँ, ये दोनों में कंपैरिजन करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि ये नाइट में काम करता है और ये दिन और रात दोनों में काम करता है। बड़े आसानी से बोलेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज।
यहाँ पे बोलते हैं लॉन्ग रेंज का इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं वो? लॉन्ग रेंज इंस्ट्रूमेंट, यानी लंबा दूरी तक के आसानी से देख लेता है। देखिए 30 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, ठीक है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज। क्या बोलते हैं बउआ? लॉन्ग रेंज, ठीक है ना। देखिए हम ब्लू पेन से इसको दिखाते हैं, लॉन्ग रेंज। बड़े आसानी से चीज़ों को समझिए। और ये है, इसको बोलते हैं जीओडी मीटर को बोलते हैं मीडियम रेंज। क्या बोलते हैं? मीडियम रेंज, ठीक है ना। हाँ, और इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज। क्या बोलते हैं? शॉर्ट रेंज, ठीक है ना। देखिए ये 800 से 1 किलोमीटर शॉर्ट रेंज है कि नहीं? हाँ, तो शॉर्ट रेंज। और ये कैसा होगा? मीडियम रेंज। और ये कैसा होगा? तो सर लॉन्ग रेंज होगा, ठीक है ना। देखिए जो हम लोग को बात याद रखनी है वो यही बात याद रखनी है कि जीओडी मीटर जो होता है वो कौन सा वेव का यूज करता है? तो विजिबल लाइट का यूज करता है। टेलीरोमीटर जो होता है वो कौन सा वेव का यूज करता है? तो माइक्रोवेव का यूज करता है। डिस्टोमेट जो यूज करता है वो इंफ्रारेड का यूज करता है, ठीक है ना। यही बात आप लोग को याद रखनी है। रही बात फ्रीक्वेंसी रेंज की, तो ये बहुत कम एग्जाम में पूछता है। यही यूज करता है कि जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया ईडीएम के प्रिंसिपल पर, वो कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया? तो टेलीरोमीटर, जीओडी मीटर और डिस्टोमेट। डिस्टोमेट जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना वो काफ़ी हल्का होता है। बहुत ज़्यादा हल्का होने के वजह से डिस्टोमेट बहुत ज़्यादा हल्का होने के वजह से हम लोग यही डिस्टोमेट इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज करते हैं टोटल स्टेशन में। तो टोटल स्टेशन में सारे ईडीएम पर वर्क करने वाला मशीन को ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिस्टोमेट का यूज करते हैं। तो एक बात यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, आप लोग हिंदी में ही लिख लीजिएगा कि डिस्टोमेट का यूज जनरली टोटल स्टेशन में करते हैं लीनियर डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है इतना बात आप लोग को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। एक बार समरी के तौर पर आज जो पढ़ाई किए वो याद रखने वाली बात ये है कि बताओ कि इसकी जो एक्यूरेसी होती है ईडीएम मशीन की वो 1×10⁵ होता है। मतलब 10⁵ अगर 5 मीटर की लेंथ को मेजरमेंट किए तो 1 मीटर की एरर आ सकती है। चलो इतना बात तो क्लियर है। उसके बाद की जो बात याद रखने वाली बात है वेव लेंथ की, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी जो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इतना के बाद हम लोग को प्रिंसिपल में मूव किए थे, और प्रिंसिपल में जो हम लोग को याद रखना है कि सबसे पहला काम जनरेशन होता है, उसके बाद मॉड्यूलेशन होता है, उसके बाद ट्रांसमिशन होता है, उसके बाद प्रोपगेशन होता है, उसके बाद रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद रिसेप्शन होता है, उसके बाद डीमॉड्यूलेशन होता है, उसके बाद डिस्टेंस मेजरमेंट होता है। इतना बात सीखने के बाद हमको ये बात समझ आया कि इंस्ट्रूमेंट ईडीएम का प्रिंसिपल तो जान लिए, लेकिन उस प्रिंसिपल के हेल्प यूज करके कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया। तो देखिए वो जो ईडीएम प्रिंसिपल का यूज करके सबसे पहले तो उसमें जो सॉफ्टवेयर डाला गया था वो हार्ड वायर एल्गोरिदम वाला सॉफ्टवेयर डाला गया था। बड़ा आराम से इसी को समझिए कि ईडीएम जो मशीन था उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर डाला गया है, तो बोलिएगा हार्ड वायर्ड एल्गोरिदम वाली सॉफ्टवेयर डाला गया है। अब उसमें फ्रीक्वेंसी के रेंज के आधार पर 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया था। सबसे पहले जीओडी मीटर डेवलप किया गया, उसके बाद टेलीरोमीटर डेवलप किया गया, और उसके बाद डिस्टोमेट डेवलप किया गया। टेलीरोमीटर के जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है बहुत काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए लार्ज रेंज बोलते हैं, ठीक है ना, हायर लॉन्ग रेंज बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, और ये जो यूज करता है माइक्रोवेव का यूज करता है। जीओडी मीटर में क्या होता है? विजिबल लाइट का यूज करता है, और ये मीडियम रेंज का होता है। डिस्टोमेट क्या होता है? वेरी शॉर्ट रेंज का यूज करता है, और इसमें इंफ्रारेड का यूज करते हैं, ठीक है ना। हाँ, इतना क्रिस्टल क्लियर होने के बाद अब हम इसको करते हैं इरेज, और इरेज करने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ईडीएम का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और थोड़ी बहुत यूज उसको अभी लिख करके समझा देते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसको कर लीजिएगा कॉपी। हम लोग कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज को देख लेते हैं जो इंस्ट्रूमेंट ईडीएम के प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। हाँ,
तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए एडवांटेज ऑफ ईडीएम इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। हाँ, पहला एडवांटेज को देख लेते हैं, कैपेबल टू मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंस। जो ईडीएम के प्रिंसिपल पर इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है वो लॉन्ग डिस्टेंस को मेजरमेंट करने में क्या होता है, सक्षम होता है, कैपेबल होता है, ठीक है। करा एटॉमिक डिस्टेंस मेजरमेंट आर पॉसिबल, और एटॉमिक डिस्टेंस का मतलब बहुत छोटा डिस्टेंस को भी मेजरमेंट करने में सक्षम होता है, संभव है, ठीक है ना। हाँ, कह रहा है कि सिंगल पर्सन कैन ऑपरेट, और इसको सिंगल पर्सन यानी एक ही व्यक्ति इसको ऑपरेट कर सकता है, ठीक है ना, कर लेगा, ठीक है। एक्यूरेसी इज लार्ज, और इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। स्पीड विथ एक्यूरेसी, स्पीड एंड एक्यूरेसी विथ टाइम, विथ इन शॉर्ट टाइम, कम समय में स्पीड और एक्यूरेसी भी रहेगा, ठीक है ना। हाँ, ये सबसे बड़ी ब्यूटी है, ठीक है ना। अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। कह रहा है कैन बी एक्सपेंसिव, जाहिर सी बात है कि वेब ही सब का यूज कर रहा है तो बहुत ज़्यादा खर्चीला होगा। दूसरा कह रहा है एक्यूरेसी इज अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन, और इसकी एक्यूरेसी वेब पर काम कर रहा है तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। हाँ, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक बैटरी में भी डैमेज, और इलेक्ट्रॉनिक बैटरी डैमेज भी हो सकता है। एक बात और डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं कि इसको रेगुलेट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए स्किल पर्सन की जरूरत होगी, तो लिखेंगे स्किल पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए स्किलफुल यानी पढ़ा लिखा इंसान इसको रेगुलेट कर सकता है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ डिस्प्ले होता है। उसके बाद यूज में देख लीजिए, इसका यूज कहाँ पे हम लोग करते हैं। ये तो इसकी एडवांटेज थी, डिसएडवांटेज थी। अब यूज के देख लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द लॉन्ग डिस्टेंस विथ हाई एक्यूरेसी इन टाइम, शॉर्ट टाइम। इसको हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ स्पीड में हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करने की ज़रूरत पड़ता है ना, तो वहाँ पे हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ठीक है ना। हाँ, इट कैन ऑल्सो मेजर द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग सम प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। कुछ फिजिक्स के प्रिंसिपल, कुछ फिजिक्स के फॉर्मूले लगा करके कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं ईडीएम के मदद से, ठीक है ना। इट इज़ यूज्ड फॉर लोकेटिंग द एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ द बॉडी। जब आप कोई सर्वे कर रहे हैं तो वहाँ पे किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है तो ईडीएम की मदद से आप कर सकते हो। और भी एडवांटेज आप जानते हो, और भी डिसएडवांटेज आप जानते हो, और भी यूज आप जानते हो जिसे ऐड कर सकते हो। अगर फंक्शन की बात कहेगा, जो अपन छोड़ दिया था, तो फंक्शन में कुछ नहीं है। वही सबसे पहले फंक्शन क्या करता है, जनरेशन, उसके बाद मॉड्यूलेशन, उसके बाद ट्रांसमिशन, उसके बाद प्रोपिगेशन, रिफ्लेक्टर, उसके बाद रिसेप्शन, डीमोडुलेशन, और लास्ट में डिस्टेंस को मेजरमेंट कर लेता है, जो कि यहाँ पे अभी हम कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। उम्मीद है ईडीएम समाप्त हो गया होगा। अब बच गया टोटल स्टेशन। अगले क्लास में टोटल स्टेशन भी खत्म होगा और ये यूनिट फिनिश हो जाएगा अगले क्लास में, ठीक है ना। और 20 तक यानी 20 जुलाई को अपन सिलेबस खत्म कर देंगे, ठीक है ना। हाँ।